अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लैब 9 परफॉर्म करेंगे और लैब 9 का जो कंटेंट है वो है एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसे फंक्शंस के जो कि मल्टीपल वैल्यूज़ को एज एन इनपुट लेते हैं और एक सिंगल वैल्यू में उसका रिजल्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीपल वैल्यूज़ का मतलब क्या है कि जैसे हम करते हैं टू, टू एक वैल्यू है, फिर उसके बाद थ्री ये एक वैल्यू है, फिर उसके बाद हमने करना है जी सम टोटल करना है तीन वैल्यूज़ का प्लस फोर। तो आप देखें हमारे पास हैं जी कितनी वैल्यूज़ हो गई हैं, ये तीन वैल्यूज़ हो गई हैं, टू थ्री और फोर। तो ये मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। लेकिन जब हम इन तीनों का सम टोटल करेंगे, मतलब कि इनको ऐड करेंगे, इनको प्लस करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आएगा। तो वो आंसर हमारे पास क्या होगा? वो आंसर हमारे पास आएगा जी नाइन। ठीक है। तो एग्रीगेट फंक्शन का काम ये होता है कि मल्टीपल वैल्यूज़ को एज एन इनपुट लेके एक सिंगल वैल्यू में रिज़ल्ट देता है ये। ठीक है। अब एग्रीगेट फंक्शन हमारे पास मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले है मिनिमम का फंक्शन, मैक्सिमम का फंक्शन है, एवरेज फंक्शन, काउंट फंक्शन, सम फंक्शन। ये सारे फंक्शन हम डिटेल में देखेंगे विद द एग्जाम्पल एंड सिंटैक्स। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज। एवरेज का फंक्शन किस तरह से काम करता है और इसका मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक नंबर्स की लिस्ट होती है और हम देखना चाहते हैं कि इसमें एवरेज वाला जो है वो नंबर कौन सा है। ठीक है। तो इसका अगर हम फार्मूला देखें तो फार्मूला हमारे पास इसका होता है कुछ इस तरह से। फार्मूला देखें हमारे पास होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल है, एम्प्लॉय के टेबल के अंदर मुख्तलिफ कॉलम्स हैं और इनमें एक कॉलम है सैलरी का, एम्प्लॉय की सैलरी का। अब जो एम्प्लॉय के टेबल में कॉलम है सैलरी का, तो उस कॉलम के अंदर तमाम एम्प्लॉयज़ की सैलरी है। ठीक है। पहली रो में पहले एम्प्लॉय की सैलरी है, सेकंड रो में सेकंड एम्प्लॉय की सैलरी है, थर्ड रो में थर्ड एम्प्लॉय की सैलरी है, इस तरह से है। ठीक है। तो सम ऑफ सैलरी, ये वाला जो सम का फंक्शन है ये क्या करेगा कि इस कॉलम के अंदर जितनी भी सैलरीज पड़ी हुई हैं उन सब को सम टोटल कर देगा। ये मैं आपको एम्प्लॉय का जो टेबल है वो शो करवा देती हूँ ताकि हवा में बातें ना हो, आपको जो है ना वो समझ आए कि बात हो क्या रही है। तो इस क्यूरी को हम करते हैं एग्जीक्यूट। तो जी हमारे पास ये एम्प्लॉय का रिज़ल्ट आ गया है। तो एम्प्लॉय के अंदर अच्छा ये डेटाबेस दूसरा सिलेक्टेड है। स्टूडेंट आपने डेटाबेस जो है ना वो रेलिवेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है। इसमें भी एम्प्लॉय का टेबल पड़ा हुआ है लेकिन हम काम कर रहे हैं डेटाबेस DBS 2018 पे। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये है जी हमारे पास सैलरी का कॉलम। अब इसके अंदर जितनी भी सैलरीज पड़ी हुई हैं, सम का फंक्शन क्या करेगा, इन सब को सम कर लेगा, इन सब को प्लस कर लेगा। ठीक है। इन सब को। ठीक है। और यहाँ तक की जो क्यूरी है ये हमें रिटर्न करवाएगी इन सब को ऐड करके एक ही वैल्यू। जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ को के ऊपर फंक्शन परफॉर्म करके कोई सिंगल वैल्यू हमें देते हैं आंसर में। तो सम का फंक्शन क्या करेगा, इन सब को प्लस करके हमें एक ही वैल्यू देगा डिवाइडेड बाय काउंट। काउंट का फंक्शन क्या करता है कि हमारे पास जितनी भी नंबर ऑफ रोज़ हैं उन सब को हमें रिटर्न करवाता है। या आप कह लें कि जितनी भी सैलरीज पड़ी हुई हैं, तो इसमें सैलरीज पड़ी हुई हैं वन टू थ्री फोर फाइव। सिंपली जो आपका एवरेज का फंक्शन होता है वो क्या करता है कि जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं उन सब को प्लस करना डिवाइडेड बाय टोटल जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसके साथ डिवाइड कर देना। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल जो है मैथमेटिक्स में बताऊं तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल है 14, उसके बाद 18, फिर 94, फिर प्लस का हम इसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म करेंगे 23। तो हमारे पास इस सारे का सम टोटल क्या आएगा, इसको हम सम टोटल करते हैं। जब हम इन सब को आपस में प्लस करेंगे तो 149 इसका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा हमारे पास। इसको हम डिवाइड कर देंगे जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास है फोर। ठीक है। 14 1 18 2 94 3 और 23 4। ठीक है। अब जो इसका आंसर आएगा ना वो हमारे पास होगा एवरेज। ठीक है। तो एवरेज का काम ये होता है। अब देखते हैं कि SQL के अंदर इसका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स इसका ये है, सेलेक्ट
फिर उसके बाद हमने ए वी जी लिखना है, ए वी जी एब्रीवेशन ऑफ एवरेज है। और फिर यहाँ पे हम कॉलम नेम लिखेंगे फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, टेबल नेम हमने यहाँ पे लिखना है। तो ये हमें क्या कर देगा कि किसी भी कॉलम की जो एवरेज वैल्यू है वो हमें ये रिटर्न करवा देगा। तो इसके लिए हम कोई इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं। हाँ जी, ये क्यूरी है हमारे पास, सिलेक्ट एवरेज सी जी पी एज क्या है जी, ये हमारे पास कॉलम एलियासिंग होता है। कॉलम एलियासिंग मीन कि किसी भी कोई भी टेम्परेरी कॉलम का नेम रखना जो कि टेम्परेरी होता है, डेटाबेस में सेव नहीं होता, जस्ट डिस्प्ले करवाने के लिए, शो करवाने के लिए होता है, ठीक है। इसके विदाउट भी आप एवरेज का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास अब यह आएगा कि जो एवरेज सी जी पी ए है कॉलम के अंदर, और कॉलम का नेम आ जाएगा हमारे पास एवरेज सी जी पी एवरेज, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट किस तरह से आता है। ये जी इसका रिज़ल्ट है हमारे पास, जो एवरेज सी जी पी है वो इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम एवरेज एज को भी देख लेते हैं। एवरेज एज की एक क्यूरी लिखी हुई है, सिलेक्ट एवरेज एज एज एवरेज एज फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट के टेबल में से एवरेज एज जो आ रही है वो हमारे पास 21 आ रही है। अगर आप चाहें तो आप स्टूडेंट का जो टेबल है उसको डिस्प्ले करके देख सकते हैं कि उसके अंदर जितनी भी एज के अंदर वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उन सब को सम करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एजेस, जितनी भी एजेस हैं उसको डिवाइड किया गया होगा, तो ये वाला आंसर आएगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूँ कि हमारे पास ये जो होते हैं एवरेज का, सम का, ये सारे के सारे उन कॉलम के ऊपर हम परफॉर्म करते होते हैं कि जो हमारे पास या तो इंटीजर टाइप हो या फिर फ्लोटिंग टाइप हो, ठीक है। करेक्टर टाइप पे इनको नहीं करते होते। यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे एफ नेम लिख दिया है, ठीक है, एवरेज एफ नेम। स्टूडेंट का ये फर्स्ट नेम है। अब नेम किस में होता है, करेक्टर डेटा टाइप में होता है। इस क्यूरी को जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये वाला एरर आ गया है कि जो इनपुट टाइप है वो है इसकी करेक्टर टाइप है। तो इसलिए ये आप अपने माइंड में रखें कि जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं वो हमेशा फ्लोटिंग टाइप, इंटीजर टाइप, डबल टाइप, मीन के ऐसे डाटा टाइप के ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं कि जो न्यूमेरिक हो, ठीक है, जिनके ऊपर ये वाले फंक्शन परफॉर्म हो सकते हो, एवरेज का है या सम का है या जो भी है। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि ये जो कॉलम एलियासिंग है ये कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है, आप चाहें तो इसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। इसको अब मैंने ख़त्म कर दिया है, तो अब जो हमारे पास कॉलम में जो वैल्यू आएगी उसका नाम कोई भी नहीं होगा, ठीक है, नो कॉलम नेम। तो आप जिस तरह से भी चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एवरेज के बाद इसी तरह से हम जो दूसरा एग्रीगेट फंक्शन देखेंगे वो है काउंट। काउंट हम मुख्तलिफ़ तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि काउंट का असल में काम क्या होता है। काउंट हमें देता है जी नंबर ऑफ़ रोज़, ठीक है, कि नंबर ऑफ़ रोज़ टोटल कितनी है। एक टेबल के अंदर अगर हम ये देखना चाहते हैं कि टेबल में टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सेलेक्ट काउंट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। इसी तरह से हम ये देखना चाहें कि किसी कॉलम की वैल्यूज़ कितनी है। एक कॉलम तो है, अब उस कॉलम के अंदर वैल्यूज़ कितनी है, तो हम क्या लिखेंगे कि काउंट, और फिर ब्रैकेट के अंदर हम स्टैटिक अब नहीं लिखेंगे, अब हम काउंट के अंदर कॉलम नेम लिखेंगे फ्रॉम टेबल। अच्छा जी, इन दोनों का ना आंसर स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सेम आता है कि काउंट स्टैटिक भी नंबर ऑफ़ रोज़ दे रही है, और कॉलम की अगर हम कोई स्पेसिफिक कॉलम काउंट में दे दें, इस तरह से बच्चों नहीं होता है। होता इस तरह से है कि कुछ कॉलम ऐसे होते हैं कि जो नॉट नल भी हो सकते हैं, एक सिवाय प्राइमरी की को छोड़ के सारे कॉलम हो सकते हैं नॉट नल। अब अगर एक कॉलम है जो कि नॉट नल है, तो उसके अंदर हो सकता है कि कुछ ऐसी भी रोज़ है कि जिनमें कोई भी वैल्यू ना पड़ी हुई हो, तो वो उनको काउंट नहीं करेगा, वो काउंट करेगा उन वाले तमाम रोज़ को जिनके अंदर वैल्यूज़ पड़ी हुई होंगी, ठीक है। अच्छा देखें, ये मैंने जो है स्टैटिक की क्यूरी लगाई है स्टूडेंट के टेबल के ऊपर, तो हमारे पास ये वाली सारी वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं आपको जस्ट डिफरेंट दिखाना चाह रही हूँ कि सिलेक्ट काउंट स्टैटिक में या फिर सिलेक्ट काउंट किसी स्पेसिफिक कॉलम में क्या डिफरेंस आता है। तो इसमें देखें कुछ में ना सेमेस्टर नंबर नल है, ठीक है। अब हम क्यूरी लगाएंगे, एक तो काउंट स्टैटिक की लगाएंगे और दूसरी काउंट सेमेस्टर नंबर की लगाएंगे, फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। हाँ जी, तो देखें ये मैंने दो क्यूरीज लिखी हैं, एक सिलेक्ट काउंट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट और दूसरी सिलेक्ट काउंट सेमेस्टर नंबर। तो दोनों का रिज़ल्ट अब सेम नहीं है।
पहली में 14 है, आंसर आ रहा है क्यों कि अकाउंट स्टेरिक हमने स्टूडेंट के टेबल के ऊपर लगाई है। तो इसने क्या किया है कि स्टूडेंट के टेबल के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ रोज़ हैं सारी काउंट करके तो उसका रिजल्ट दे दिया है। और दूसरी हमने लगाई है सेमेस्टर नंबर के ऊपर। सेमेस्टर नंबर में अब कुछ हमने देखा था कि वैल्यूज़ ऐसी थी जो नल थी, जो नॉट नल वैल्यूज़ हैं उनको जस्ट इसने क्या किया है कि काउंट करके इसका आंसर दे दिया। और दूसरी एक और चीज़ आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि ये जितने भी एग्रीगेट फंक्शन होते हैं ये यूज़ होते हैं हमेशा न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए। न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए तब यूज़ होते हैं कि जब हमने इनके ऊपर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, ठीक है। अब ये जैसे मिनिमम का फंक्शन है, ये अरिथमेटिक वैल्यूज़ के लिए होगा, न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए होगा, क्योंकि ये कंपेयर करेगा वैल्यूज़ को, जो वैल्यू सबसे छोटी होगी उसका रिजल्ट देगा। मैक्सिमम का फंक्शन वो वैल्यू देगा जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। एवरेज का फंक्शन देखे कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक है। जो सैलरीज थी उन सबको सम करके नंबर ऑफ़ सैलरीज के ऊपर इसने डिवाइड किया। लेकिन काउंट का जो फंक्शन है, काउंट का फंक्शन जस्ट क्या करता है कि ये जितनी भी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं उनको काउंट करके देता है। इसलिए हम लाजमी नहीं है कि इसके अंदर जो ये है हमारा जो कॉलम है ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ को हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो है सेकंड है, लास्ट नेम है, इसमें भी एक नल वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। और इसकी जो टाइप है वो करेक्टर डाटा टाइप है। अगर हम सेमेस्टर नंबर की जगह पे एल नेम लिख देते हैं तो इसका भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि अब इसमें से जो लास्ट नेम है वो सारे के सारे काउंट होके तो आ जाएंगे, वो 13 है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक वैल्यू क्या आ रही थी, नल आ रही थी। टोटल नंबर ऑफ जो है रोज़ है वो 14 है और एक वैल्यू नल थी, तो फिर इसका आंसर इसने दिया 13। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि काउंट में हम जो कॉलम नेम देते हैं वो चाहे करेक्टर डाटा टाइप हो या न्यूमेरिक डाटा टाइप हो, हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसने जस्ट नंबर को काउंट करना है, नंबर ऑफ रोज़ को काउंट करना है। इसके अंदर की वैल्यू के साथ इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। आपको समझ आ गई कि सिलेक्ट काउंट स्टेरिक किस लिए यूज़ होता है या सिलेक्ट काउंट कॉलम नेम किस लिए यूज़ होता है। एक और चीज़ भी है, सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल। अब ये डिस्टिंक्ट क्या करेगा कि डिस्टिंक्ट नंबर जितने भी होंगे ना उन सबको काउंट करके देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम सिटी के ऊपर लगाते हैं, सिटी के ऊपर लगाएंगे तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है यूनिक। अब जो इस्लामाबाद में से है, फॉर एग्जांपल अगर 3 स्टूडेंट इस्लामाबाद में से है तो उनका अलग से रिज़ल्ट दे देगा। और फिर इसी तरह से 4 स्टूडेंट लाहौर से हैं तो लाहौर वाले अलग से काउंट करके दे देगा। इस क्यूरी को भी हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से रिज़ल्ट देती है। हाँ जी, क्यूरी हमने लगानी है डिस्टिंक्ट सिटी पे। पहले मैंने क्यूरी लगा दिया स्टूडेंट के ऊपर, ठीक है। स्टूडेंट के ऊपर हमने क्यूरी लगाई है इसलिए ताकि हम देख सकें कि सिटी के अंदर सिटीज़ कौन कौन सी पड़ी हुई हैं। रावलपिंडी सिटी है, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फिर दोबारा यही वाली रिपीट हो रही हैं। और इसको मैं नीचे स्क्रॉल डाउन भी करके देख लेती हूँ कि कोई और सिटी हो। यही है जी, ये 4 सिटी है। मीन के अब ये जो डिस्टिंक्ट है ये हमें 4 नंबर देना चाहिए कि हमारे पास डिस्टिंक्ट सिटी कितनी है, 4 है। एक रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, लाहौर है और मुल्तान है, ठीक है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ सिटीज़ हो जाएंगी 4। तो अब हमने देखा कि हम 3 तरह से ये जो हमारा काउंट का सेंटेक्स है यूज़ कर सकते हैं, एक स्टेरिक के साथ, एक स्पेसिफिक कॉलम के साथ कि इस कॉलम के अंदर वैल्यूज़ कितनी पड़ी हुई हैं, और थर्ड वन इज़ डिस्टिंक्ट, ठीक है। और साथ में हमने इसकी एग्जांपल्स भी देखी हैं, मज़ीद भी देख लेते हैं। सेलेक्ट काउंट टाइटल एज टोटल टाइटल्स फ्रॉम कोर्स वेयर क्रेडिट हार्स इज इक्वल टू 3। क्यूरी में क्या कहा जा रहा है कि काउंट करेगा टाइटल्स को। अब जितने भी नंबर ऑफ टाइटल्स हैं पहले तो उनको काउंट करेगा और कॉलम का नेम रखेगा टोटल टाइटल्स, ठीक है। और ये उसके बाद कौन से टेबल में से डाटा ला रहा है, कोर्स के टेबल में से, कोर्स के टाइटल कौन कौन से हैं, ठीक है। और लेकिन इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, वेयर की क्लास लगा दिया। अब हमने डायरेक्शन मज़ीद स्पेसिफाई कर दी है कि सिर्फ उन कोर्सेज़ के टाइटल हमें चाहिए कि जिनका क्रेडिट आर इक्वल टू 3 है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड क्यूरी आप देखें, सेलेक्ट काउंट स्टेरिक एज टोटल कोर्स फ्रॉम कोर्स, मतलब कि नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ कितने हैं या आप कह लो कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट कैटेगरी एज टोटल कैटेगरीज फ्रॉम कोर्सेज, ठीक है। कैटेगरीज कौन कौन सी हैं कोर्सेज की, सीएस का है और इसके अलावा मैनेजमेंट का है, केमिस्ट्री का है या इस्लामियात का है, ये कैटेगरीज होती हैं। तो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है जो एग्रीगेट फंक्शन है, इट इज़ मैक्स। मैक्सिमम को हम एब्रीविएट करके एम एक्स मैक्स लिखेंगे और ब्रैकेट लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर हमने कॉलम नेम लिखना है, ठीक है। इसके अंदर कॉलम नेम देना लाजमी होता है। इसका बस एक ही सेंटेक्स है। काउंट के हमारे पास कितने थे, 3 सेंटेक्स थे। तो इसमें हमने क्या करना है, सिलेक्ट मैक्स कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ठीक हो गया। यहाँ पे भी अगर हम मज़ीद स्पेसिफाई करना चाहें तो वेयर की क्लास हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल में अगर देखें, सिलेक्ट मैक्सिमम सी आई डी, कोर्स की आईडी एज मैक्सिमम कोर्स आईडी फ्रॉम कोर्स, ठीक हो गया। और ये हमें क्या करेगा कि जितनी भी कोर्स की आईडीज़ हैं उनमें सबसे आईडी जिसकी ग्रेटर है तो वो हमें ये रिटर्न करवा देगा। इसी तरह से अगर हम एम्प्लॉय के टेबल पे लगाएं और सैलरी देखना चाहें कि मैक्सिमम सैलरी किसकी है, तो हम मैक्स का कीवर्ड उसके लिए भी यूज़ करेंगे। इसकी मैं क्यूरी आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। हाँ जी, 2 क्यूरीज मैंने लिखी है। पहली क्यूरी है जो कि कोर्स की मैक्सिमम आईडी हमें प्रोवाइड करेगी। तो मैक्सिमम जो आईडी है वो इस तरह से है, ठीक है। हम इस तरह से करते हैं, हम देख लेते हैं कि कोर्स के टेबल में हमारे पास डाटा कौन सा पड़ा हुआ है, ताकि हमें पता चले कि क्यूरीज ये किस तरह से काम कर रही हैं। फ्रॉम कोर्स, तो ये जो इसकी कोर्स की आईडी है वो सबसे बड़ी यही है, ठीक है, 1011। तो इसलिए इसने क्या किया है, मैक्सिमम की क्यूरी ने हमें ये वाला रिज़ल्ट दिया। और इसी तरह से अगर आप देखना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम सैलरी कौन से एम्प्लॉय की है, तो एम्प्लॉय के ऊपर हम लगाएंगे तो मैक्सिमम सैलरी इस तरह से है, ठीक है, 2,20,500 है। एग्रीगेट फंक्शन मिन, मिनिमम की एब्रीविएशन हम मिन यूज़ करेंगे, MIN। और ये क्या करेगा कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ एक कॉलम के अंदर जितनी भी है उनमें सबसे छोटी वैल्यू हमें रिटर्न करवाएगा। तो इसका सिंटैक्स भी मैक्सिमम के जैसा होता है, सिलेक्ट मिनिमम और उसके बाद हमने कॉलम नेम लिखना है फ्रॉम, फिर हमने टेबल नेम लिखना है। इसी तरह से जैसे हमने मैक्सिमम सैलरी को देखा था, हम इसी तरह से मिनिमम सैलरी को भी देख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मैंने कहा देना है मिन। तो हमारे पास इसका देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। सबसे कम सैलरी वाले एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो है 36,000। और इसी तरह से अगर हम मिनिमम CID देखना चाहें तो यहाँ पे हम इसको मिन कर देते हैं और ये सबसे पहली वाली जो आईडी है वो हमारे पास आ जाएगी। और फर्स्ट आईडी जो है कोर्स की वो है 1001। लास्ट जो एग्रीगेट फंक्शन है जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है सम का। सम का मतलब है वैल्यूज़ को ऐड करना, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ का सम करना, ऐड करना। तो इसमें भी ऐसे ही होता है, किसी भी कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ पड़ी हुई होती हैं उन सबको प्लस करके ये जो है फंक्शन ये हमें वैल्यू देता है, ठीक है। और इसका भी सिंटैक्स सिंपल है, मिनिमम और मैक्सिमम की तरह, सिलेक्ट सम और कॉलम नेम हमने लिखना है फ्रॉम टेबल, टेबल नेम, ठीक है। और इसके अलावा इसका और कोई भी सिंटैक्स नहीं है। तो इसमें हम ये देखें, एक क्यूरी है हमारे पास, सिलेक्ट सम क्रेडिट आवर्स एज टोटल आवर्स फ्रॉम कोर्स, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो जी टोटल जो क्रेडिट आवर हमारे पास आ रहे हैं वो 32 है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। बस सिंपल आप ये चीज़ याद रखें कि जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं ये एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के ऊपर कैलकुलेशन करके एक सिंगल वैल्यू में हमें आंसर देते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली जब ये कैलकुलेशन जब इन्होंने वैल्यूज़ के ऊपर करनी होती है तो हम इसके लिए जो कॉलम यूज़ करते हैं वो कॉलम की डाटा टाइप न्यूमेरिक होनी चाहिए। इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, करेक्ट टाइप नहीं होनी चाहिए, सिवाय छोड़ के काउंट को। काउंट क्या करता है, ये सारी जो रोज़ हैं उनको काउंट करके तो ये हमें देता है जो रिज़ल्ट वैल्यू होती है। इसने वैल्यूज़ को नहीं कैलकुलेट करना होता, नंबर ऑफ़ रोज़ को इसने जस्ट कैलकुलेट करना होता है। उम्मीद करती हूँ आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके ऊपर कोई एक्सरसाइजेज वगैरह करवाऊँगी। तो जुड़े रहिएगा, साथ रहिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।